स्वागत है। आज हमारे पास भारतीय अंग्रेजी कविता पर कुछ बहुत ही दिलचस्प अकादमिक नोट्स हैं। ये इग्नू के एमए अंग्रेजी पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इन्हें पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में घूमता रहता है। सवाल ये है कि आप अपनी आत्मा की, अपनी संस्कृति की, अपनी अंदरूनी खिंचतान की कहानी उस जुबान में कैसे कह सकते हैं जो मूल रूप से आपकी है ही नहीं। अंग्रेजी, जो एक समय पर शासकों की भाषा थी, उसमें भारतीय कवि अपनी पहचान कैसे ढूंढ पाए? आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये कोई आप कह सकते हैं एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक पूरी यात्रा है। इसे ऐसे समझिए कि कोई कलाकार पहले किसी दूसरे की शैली की नकल करता है, फिर धीरे धीरे उसमें अपने रंग भरना सीखता है और फिर एक दिन अपनी एक बिल्कुल नई तस्वीर बना देता है। भारतीय अंग्रेजी कविता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मतलब नकल से शुरू होकर अपनी एक असली, एक मौलिक आवाज तक पहुंचने की कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। ये नोट्स बताते हैं कि शुरुआती दौर के जो कवि थे वो अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जैसे हेनरी लुई विवियन डिरोजियो या तोरू दत्त। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि वो भारतीय गाने को ब्रिटिश धुन में गाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, क्या बात है। मतलब बहुत अच्छा तरीका ऐसे समझने का। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही था। डिरोजियो, जिन्हें पहला भारतीय अंग्रेजी कवि भी माना जाता है, या तुरुदत्त जैसे कवियों ने जमीन तो तैयार की, लेकिन उनकी आवाज में एक झिझक थी, एक परायापन था। वो कीट्स और शैली जैसे कवियों की तरह लिखना चाहते थे, लेकिन उनके विषय भारतीय थे। यहाँ की कहानियां, यहाँ के मिथक। नतीजा ये होता था कि भाषा तो बहुत खूबसूरत होती थी, पर उसमें वो भारतीय मिट्टी की खुशबू, वो बात नहीं आ पाती थी। ये एक जरूरी पहला कदम था, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। और इसी दौर में बहुत बड़ा नाम आता है सरोजनी नायडू का। उन्हें तो भारत कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये उपाधि ही अपने आप में उनकी कविता के अंदाज के बारे में बहुत कुछ बता देती है। संगीतमय, मधुर, खूबसूरत। बिल्कुल। उनकी कविताओं में आपको भारत के रंग दिखेंगे। चूड़ियां बेचने वाले, जुलाहा, पालकी उठाने वाले। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक भारतीय लय दी, उसे सजाया संवारा। उनकी कविताएं पढ़ने में बहुत मधुर लगती हैं, लेकिन और ये एक बड़ा लेकिन है जिसे हमारे नोट्स भी हाईलाइट करते हैं। आलोचक कहते हैं कि उनकी कविता भारत की एक बहुत ही रोमांटिक, एक ख्वाब जैसी तस्वीर पेश करती है। उसमें उस समय के समाज की जटिलताएं, परेशानियां या जो आधुनिक जीवन का संघर्ष है वो नहीं मिलता। अच्छा, मतलब वो एक खूबसूरत तस्वीर थी, पर शायद पूरी सच्चाई नहीं थी। सही कहा, पूरी सच्चाई नहीं थी। ऐसा लगता है कि कविता उस खूबसूरत सपनों की दुनिया से थक गई थी और असलियत देखना चाहती थी। नोट्स में निसिम इज़ेकियल को एक बहुत बड़ा, बहुत भारी भरकम टाइटल दिया गया है, आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता का जनक, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। सिर्फ एक कवि को जनक कह देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा क्या अलग कर दिया जो पहले कोई नहीं कर पा रहा था? उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि उन्होंने कविता को जमीन पर उतारा। जमीन पर उतारा। हाँ, अगर नायडू की कविता महलों और बागों की बात करती थी, तो इज़ेकियल की कविता मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों, लोकल ट्रेनों और मिडिल क्लास घरों की बात करने लगी। ये एक क्रांति जैसा था। उन्होंने कहा कि कविता के लिए खूबसूरत शब्दों और संगीतमय लय की जरूरत नहीं है। कविता आम बोलचाल की भाषा में भी हो सकती है, यहाँ तक कि टूटी-फूटी बॉम्बे इंग्लिश में भी। वाह! तो मतलब कविता अब चाय की टपरी और लोकल ट्रेन के बारे में बात करने लगी थी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। असल में असली क्रांति भाषा बदलना नहीं, बल्कि ये कहना था कि मेरी आम उलझी हुई शहरी जिंदगी भी एक कविता का विषय बनने के लायक है। शायद यही उनका असली योगदान था, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही असली बदलाव था। उन्होंने विषय और भाषा दोनों को बदल दिया। उन्होंने शहरी इंसान के अकेलेपन, उसकी पहचान के संकट, उसके नैतिक दुविधाओं को अपनी कविता का केंद्र बनाया। और ये सब उन्होंने किया एक नए आत्मविश्वास के साथ, जिसमें हल्का सा व्यंग्य भी था। उन्होंने साबित किया कि भारतीय अंग्रेजी को किसी ब्रिटिश लहजे की नकल करने की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक ताकत है। नोट्स में उनकी कविता नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का जिक्र है। मुझे याद है ये हमारे स्कूल की किताब में थी और तब भी ये बाकी कविताओं से बहुत अलग लगती थी। ये उस बदलाव को कैसे दिखाती है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इसका बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक गांव का सीन है, मां को बिच्छू ने काट लिया है और पूरा गांव
अपने अंधविश्वासों और दुआओं के साथ इकट्ठा हो गया है। एज़ेकियल इसे किसी रिपोर्टर की तरह बयान करते हैं, ठंडा, बिना किसी ड्रामा के। वो ये नहीं कहते कि माँ का प्यार महान था। वो बस कविता के आखिर में माँ के कहे शब्द बताते हैं, जो होश में आने के बाद कहती है, भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ये जो इमोशनल पंच है वो इस सादगी से आता है, सजे सजाए शब्दों से नहीं। यही वो बदलाव था जो एज़ेकियल लेकर आए। कमाल है, उन्होंने कविता को ईमानदार होना सिखाया। और जब हम ईमानदारी और बेबाकी की बात करते हैं तो एक और नाम जोरों से सामने आता है, कमला दास। नोट्स कहते हैं कि उनकी शैली कन्फेशनल यानी स्वीकारात्मक थी। ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, उस जमाने के हिसाब से उतना ही क्रांतिकारी रहा होगा। क्रांतिकारी से भी बढ़कर। कन्फेशनल का मतलब सिर्फ अपनी भावनाएं बताना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों को बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के दुनिया के सामने रख देना। कमला दास ने यही किया। उन्होंने एक औरत के नजरिए से प्यार, शादी, धोखा, घुटन और शरीर की इच्छाओं के बारे में लिखा। ये वो बातें थीं जिन्हें उस दौर में औरतें सोचती तो जरूर थीं, पर कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हिम्मत नहीं कर सकती थी, लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर एज़ेकियल कविता को मुंबई की सड़कों पर ले आए तो कमला दास उसे घर के बंद बेडरूम के अंदर ले गईं। उनकी कविता इन इंट्रोडक्शन का जिक्र है, जिसे एक तरह का घोषणा पत्र माना जाता है। उसमें ऐसा क्या खास था? एन इंट्रोडक्शन सिर्फ एक कविता नहीं, एक ऐलाने जंग है। उसमें वो उन सब लोगों को जवाब देती हैं जो उन्हें बताते हैं कि एक औरत को कैसे रहना चाहिए, क्या लिखना चाहिए और किस भाषा में लिखना चाहिए। वो कहती हैं, जिस भाषा में मैं बात करती हूँ वो मेरी हो जाती है। मेरी खुशियाँ, मेरी तकलीफें सब उसमें हैं। वो अपनी पहचान को एक स्त्री के तौर पर, एक लेखिका के तौर पर पूरी ताकत से दुनिया के सामने रखती हैं। उनकी कविता ने भारतीय अंग्रेजी कविता को एक ऐसी निजी और साहसी सच्चाई दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो अब हमारे पास दो मजबूत आवाजें हैं, एक एज़ेकियल जो परंपरा से नाता तोड़कर शहर की हकीकत लिख रहे हैं, दूसरी कमला दास जो सामाजिक नियमों को तोड़कर औरत के मन की हकीकत लिख रही हैं। दोनों में एक तरह का विद्रोह है। लेकिन इसके बाद एक और कवि का जिक्र आता है, ए.के. रामानुजन, जिनके बारे में नोट्स कहते हैं कि वो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वो विद्रोह से पीछे हट रहे थे? बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि वो एक और भी मुश्किल काम कर रहे थे। वो अपनी जड़ों की तरफ, अपने अतीत की तरफ देख रहे थे, लेकिन एक आधुनिक इंसान की आंखों से। रामानुजन अमेरिका में रहते थे, लेकिन उनका दिल और दिमाग भारत में, खासकर दक्षिण भारत की अपनी पारिवारिक यादों में बसा हुआ था। उनकी कविताओं में आपको बार बार परिवार, रिश्ते, घर और परंपराएं मिलेंगी। ये तो सरोजनी नायडू की याद दिलाता है, वो भी तो भारतीय विषयों पर लिखती थी। तो रामानुजन में अलग क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क नजरिए का है। नायडू अतीत को एक रोमांटिक नजर से देखती हैं, उसकी खूबसूरती का जश्न मनाती हैं। रामानुजन अतीत को एक इतिहासकार या यूं कहिए एक मनोविज्ञानी की नजर से देखते हैं। वो उसका विश्लेषण करते हैं, उसे कुरेदते हैं। वो भावुक नहीं होते, बल्कि एक तरह की बौद्धिक दूरी बनाकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी कविता ओबिचुअरी को ही लीजिए। हाँ, इसका जिक्र है नोट्स में। उस कविता में वो अपने पिता की मृत्यु के बाद मिली विरासत का जिक्र करते हैं। लेकिन विरासत में क्या मिला? कुछ कर्ज, एक पुराना घर और शादी के लायक बेटियां। वो इसे बहुत ही ठंडे, बिना इमोशनल हुए अंदाज में बयान करते हैं। यहां अतीत कोई गौरवशाली चीज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अच्छा। इसी तरह स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस में वो अपने बड़े से पुश्तैनी घर को देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे चीजें बाहर से आती तो हैं, पर कभी उस घर से बाहर नहीं जाती, वो बस वहीं सड़ती रहती हैं। वो परंपरा पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन उसे बिना समझे खारिज किए बिना उन्होंने अतीत से बात करने का एक नया आधुनिक तरीका खोजा। समझ गई। तो अगर हम इन तीनों को देखें, एज़ेकियल, दास और रामानुजन, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। एक ने कविता का पता बदलना, दूसरे ने उसकी आत्मा को खोला और तीसरे ने उसके अतीत से रिश्ता जोड़ा। इन सबको मिलाकर देखें तो भारतीय अंग्रेजी कविता के मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं? एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है। हाँ, एक साफ पैटर्न है। सबसे बड़ा विषय तो है पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूँ? एक भारतीय जो अंग्रेजी में लिखता है, मेरा अतीत क्या है और मेरा भविष्य क्या है। दूसरा है सांस्कृतिक टकराव, अपनी भारतीय जड़ें और पश्चिमी आधुनिक सोच के बीच की खींचतान।
तीसरा, जैसा हमने रामानुजन में देखा, परंपरा को आधुनिक नज़र से देखना। चौथा, कमलादास के बाद खास तौर पर स्त्री पुरुष के रिश्ते और लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज। और आखिर में शहरी अनुभव, बड़े शहर का अकेलापन, भाग दौड़ और अजनबीपन। ये सब मिलकर भारतीय आधुनिकता की एक बहुत ही जटिल और सच्ची तस्वीर बनाते हैं। ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन नोट्स में इसकी कुछ सीमाओं का भी जिक्र है। एक आलोचना ये है कि ये कविता सिर्फ एक छोटे से तबके तक ही सीमित रह गई। हाँ, और ये एक जायज़ आलोचना है। अंग्रेजी उस समय और काफ़ी हद तक आज भी एक पढ़े लिखे शहरी अभिजात्य वर्ग की भाषा थी। इस वजह से ये कविता आम लोगों तक, गांव देहात तक नहीं पहुंच पाई। ये ज़्यादातर अर्बन पोएट्री यानी शहरी कविता बनकर रह गई। ये हो जाता। शायद पहली बार भारत के अंदरूनी मनोवैज्ञानिक अनुभव को दुनिया के सामने इतने आत्मविश्वास और आधुनिक अंदाज में रखा जा रहा था। बिल्कुल। सीमाओं के बावजूद इसका योगदान ऐतिहासिक है। इसने दुनिया को बताया कि भारतीय अनुभव सिर्फ साधु, संतों और महाराजाओं की कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ एक आधुनिक मन भी है, जो उलझा हुआ है, जो सवाल करता है, जो प्यार करता है और संघर्ष करता है। इन कवियों ने एक विदेशी भाषा को लिया और उसे इस तरह अपना बनाया कि वो उनके अपने मन की आवाज बन गई। ये एक भाषा के भारतीयकरण की कहानी भी है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि भारतीय अंग्रेजी कविता का सफर सिर्फ लिखने का नहीं, बल्कि अपनी पहचान गढ़ने का सफर था। एक विदेशी भाषा को अपनी कहानी कहने का औजार बनाना और फिर उसे एक नई आत्मविश्वासी पहचान देना। सही कहा। हमने देखा कि कैसे ये कविता नकल के दौर से निकलकर मौलिकता तक पहुंची, ख्वाबों की दुनिया से निकलकर आधुनिक हकीकत से टकराई और कुछ गिनी चुनी आवाजों से बढ़कर कई साहसी और विविध आवाजों का मंच बनी। बिल्कुल। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक पराई भाषा में अपने देसी अनुभव को व्यक्त करना। आज जब इंडियन इंग्लिश खुद एक स्थापित ग्लोबल और आत्मविश्वासी भाषा बन चुकी है, तो आज के भारतीय अंग्रेजी कवियों के सामने नई केंद्रीय चुनौतियां और नए सवाल क्या हो सकते हैं?